हाय बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अपने राजस्थान के अंदर जो राजपूत है उन राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है। उन सिद्धांतों की अपन बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो देखिएगा आप लोग। राजपूत है, उन राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है उनकी अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखिएगा पहला सिद्धांत है वैदिक आर्यों की संतान। कि आपके राजपूत थे, वह किसकी संतान थे? वैदिक आर्यों की संतान थे। इसका समर्थन करने वाले राजस्थान के दो इतिहासकार हैं, जिसमें एक का नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और दूसरे हैं सीवी वैद्य। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं और ये फैक्ट एग्जाम के अंदर बहुत दफा पूछ लिया गया। अब देखिएगा इन दोनों इतिहासकारों के द्वारा राजपूत थे, वो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। इसके कुछ प्रमाण दिए गए और वो क्या प्रमाण दिए गए? उन्होंने कहा कि भाई आपके राजपूत थे वह राजपूत वैदिक आर्यों की भांति अश्व तथा अस्त्र पूजा करते थे। इसके अलावा आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी वो क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो दोनों इतिहासकार, वो दोनों इतिहासकार ध्यान रखना, राजपूतों को किस आधार पर वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं? तो इस आधार पर वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। ओके, दूसरा देखिएगा। दूसरा इन्होंने जो फैक्ट दिया इन दोनों इतिहासकारों के द्वारा कि भाई आपके राजपूत व वैदिक आर्यों की संतान थे, तो दूसरा इन्होंने फैक्ट क्या दिया? देखिएगा, सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थे। ये बात भी कौन कहते हैं? ये बात भी आपके वो ओझा साहब और सीवी वैद्य कहते हैं। अब देखिए यहां से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्या पूछता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक रूप रचना के आधार पर या शारीरिक संरचना के आधार पर राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार कौन है? तो आपके डॉक्टर ओझा और कौन है? सीवी वैद्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, बहुत दफा पूछा गया है। ठीक है, शारीरिक सुडौलता के आधार पर राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन कौन है? डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं जो बताना चाहता था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा बच्चों। दूसरा सिद्धांत आता है अग्निकुंड से उत्पत्ति, यानी कि राजपूत उनकी उत्पत्ति किससे हुई? तो अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति हुई। और इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई का ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर बताया है कि राजपूत है उनकी उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से हुई। और इन्होंने इसका प्रमाण क्या दिया? प्रमाण इन्होंने ये दिया कि आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत के ऊपर कुछ ऋषि लोग थे वह निवास करते थे, जिसमें एक थे विश्वामित्र, एक थे गौतम, एक थे अगस्त्य। ठीक है, तो ये ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब यज्ञ वगैरह करते थे। तो उसके अंदर राक्षस थे, वो मलमूत्र डाल करके उसे अपवित्र कर देते थे। इस कारण ध्यान रखना, मुनि वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है ना, कितने मुनि है? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य। ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक ऋषि और थे जिनका नाम क्या था? मुनि वशिष्ठ। मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ से 3 योद्धा थे, वह 3 योद्धा उत्पन्न किए। एक का नाम परमार था, एक का नाम चालुक्य था, एक का नाम प्रतिहार था। ठीक है, लेकिन ये तीनों थे, ये तीनों कहते हैं कि दैत्यों का नाश करने में क्या रहे? असमर्थ रहे। तब चौथा राजपूत जो मुनि वशिष्ठ के द्वारा उत्पन्न किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? चौहान था। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है, इस आधार पे चंद्र बरदाई के द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर और राजपूत है उन राजपूतों को क्या बताया गया? तो अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिएगा पहले कितने राजपूत उत्पन्न किए गए? 3, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। ठीक है, लेकिन तीनों असफल रहे दैत्यों का नाश करने में। फिर चौथा राजपूत उत्पन्न किया गया, उसका नाम क्या था? चौहान, जो दैत्यों का नाश करने में क्या रहा? सफल रहा। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। अगला देखेंगे, तीसरा सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मणों से हुई। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन कौन है? तो सुनिएगा, देखिएगा। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से
बताई और आधार किसको बताया, तो बिचौलिया शिलालेख को आधार बनाया। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरे आइडिया से एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा गया, लेकिन दूसरा फैक्ट देखिएगा, बिचौलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और बहुत एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि बिचौलिया शिलालेख है, उस बिचौलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को कौन से गोत्र का ब्राह्मण बताया गया, तो वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। एक तो ये पूछता है, दूसरा क्या पूछता है, दूसरा ये पूछता है कि बिचौलिया शिलालेख के अंदर वासुदेव चौहान को बताया गया, तो क्या बताया गया, वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। बच्चों ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर कर रखे हैं ना, और भी आगे ध्यान रखना बहुत सारे ब्रैकेट्स आएंगे जिनके अंदर मैंने ये जो डब्बे से बनाए हैं, ब्रैकेट बनाए हैं, उनके अंदर जो लिखा है वो बहुत दफा एग्जाम के अंदर आया। ठीक है, तो इनको याद रखें आप विशेष रूप से। दूसरा देखें, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुह्यदत्त का वंशज बताया। ठीक है, तो यहां भी देखिएगा क्या बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। ठीक है, नागर जाति के ब्राह्मण गुह्यदत्त का क्या बताया, वंशज, और बताने वाले कौन है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, अपने राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार है, तो इनका भी फैक्ट आप याद रखें। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का ये जो मत है, इस मत का डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। ये कौन कहते हैं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा आगे, दूसरा देखिएगा, विदेशियों की संतान, कि भाई आपके राजपूत थे, वह राजपूत किसकी संतान थे, विदेशियों की संतान थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दो ब्रैकेट बनाए, एक ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, और एक ये वाला ब्रैकेट, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के अंदर है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को शक और सीथियन जाति के वंशज बताते हैं। ठीक है, ये बहुत दफा पूछा गया है, इसको बच्चों अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। पूछेगा कैसे, राजपूतों को शक व सीथियन जाति का बताने वाला इतिहासकार कौन है, तो इतिहासकार कौन है, आपके कर्नल जेम्स टॉड, इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिएगा, अब कर्नल जेम्स टॉड है वो राजपूतों को शक व सीथियन जाति के वंशज इस आधार पे बताते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन जाति का प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया, और क्या तर्क दिया, राजपूतों के रीति रिवाज शक सीथियन होनों से क्या करते हैं, मिलते हैं। और कौन कौन से, जैसे देखिएगा, अस्त्र पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा। कहने का मतलब कि ये जो रीति रिवाज थे, ठीक है, ये जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं कस्टम्स थी, ये आपके शक और सीथियन जाति के लोगों में भी थी, और ये आपके राजपूतों में भी पाई जाती है। तो इसको आधार बना करके कर्नल जेम्स टॉड ने इनको क्या बताया, विदेशी बताया। ओके, तो अपने को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिएगा, वी स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन ध्यान रखना, डॉक्टर कानून को उनको उनका एक कथन है बच्चों। ठीक है, और ध्यान रखना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कौन सी, 10वीं की जो आपकी सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूं, और उससे ये सारे फैक्ट मैंने लिए हैं, जो बहुत ही एक प्रमाणिक बुक है, ऑथेंटिक बुक है, तो उसका आप लोग अध्ययन अवश्य करें। हालांकि मेन चीजें जो एग्जाम के अंदर आने लायक चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारी क्लासेस पढ़ने के लिए, 10वीं क्लास की क्लासेस पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल ईश्वर की पाठशाला को क्या करें, तो सब्सक्राइब करें। दूसरा देखें, ठीक है, कानूनगो का कथन देखिएगा, अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। ठीक है, उनकी उनकी मतलब राजपूतों की सूर्य अथवा चंद्र से उत्पन्न उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है, इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रिय परंपरा को बनाए रखा था। ठीक है, ये कोटेशन आपको याद रखना है। ये कोटेशन किसका है, तो डॉक्टर कानूनगो का है। ठीक है, कोटेशन दे सकता है और पूछ सकता है कि ये कथन है, ये कोटेशन है, ये कोटेशन किसका है, तो ये डॉक्टर कानूनगो का है। आगे चलें बच्चों, दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट आता है, वो आता है, ध्यान रखना, राजस्थान की प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय देखते हैं अपन। ठीक है, परिचय में देखिएगा, गोहिल वंश व गोहिल वंश के प्रतापी शासक
सबसे पहले तो देखिएगा आपका उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो बेल्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखना प्राचीन काल के अंदर किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसको मेवाड़ कहते थे, ठीक है। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान के, ये प्राचीन काल के अंदर कौन सी रियासत के भाग थे, तो मेवाड़ रियासत के भाग माने जाते हैं ये सारे के सारे, ओके। उसके बाद देखिएगा गोहिल वंश की उत्पत्ति, यानी कि गोहिल है, गोहिल भी कौन आपके राजपूत है, उनकी उत्पत्ति, उनके कुछ सिद्धांत है, जिसमें एक सिद्धांत दिया किसने, अबुल फजल ने दिया। अबुल फजल ने गोहिलों को ईरान के शासक नौसेखा से संबंधित बताया, या कह सकते हैं कि नौसेखा के क्या माना है, वंशज माना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। फिर कर्नल जेम्स रो ने गोहिलों को वल्भी के शासकों का और शासकों से क्या बताया, संबंधित बताया। वल्भी कहाँ पड़ता है, तो वल्भी गुजरात के अंदर पड़ता है, इसको भी याद रखें। उसके बाद में आता है नैन्सी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को क्या बताया, ब्राह्मण बताया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, उसके बाद में देखिएगा डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार आपके 566 ईस्वी के अंदर गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था, तो बप्पा रावल हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि गोहिल वंश की स्थापना थी, वह कब हुई थी, तो ध्यान रखना आपके 566 ईस्वी के अंदर गोहिल ने अपना शासन क्या किया था, स्थापित किया था, ओके बच्चों। ये किसके अनुसार है, ये डॉक्टर ओझा के अनुसार है। आगे देखेंगे दूसरा, अब देखिएगा बप्पा रावल के शासनकाल की बात करते हैं। 734 से लेकर 753 ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था या शासन किया था। सबसे पहला कथन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बहुत बार पूछा गया कि बप्पा रावल ने किसको पराजित करके आपकी चित्तौड़ पे अधिकार किया, तो मान मोरी को। और मान मोरी कौन से वंश का था, तो ये मौर्य वंश का बताया जाता है। दूसरा देखो, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया, नागदा को बनाया, ये भी पूछा हुआ है। बप्पा रावल थे, उनके द्वारा ध्यान रखना आपके कैलाशपुरी, ठीक है, नागदा उदयपुर के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। और एकलिंग जी के मंदिर को क्या कहते हैं, आपका लकुलिस मंदिर कहा जाता है। आपके एकलिंग जी हैं, वह मेवाड़ के महानाओं के क्या माने जाते हैं, कुलदेवता माने जाते हैं। और कुलदेवी कौन मानी जाती है, तो कुलदेवी मानी जाती है बच्चों कौन, बाण माता। कौन सी माता है, बाण माता मानी जाती है, ये भी पूछा हुआ, दोनों पूछे हुए, बाण माता भी पूछ ली गई और आपके कुल देवता भी पूछ लिए गए। दूसरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने लिखा है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, काल भोज था, ठीक है। बप्पा काल भोज की क्या थी उपाधि, ये भी पूछ लिया गया, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, फिर श्यामलदास जी हैं, श्यामलदास जी ने अपना ग्रंथ लिखा वीर विनोद, उसके अंदर लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, बल्कि बप्पा क्या है, एक उपाधि बताई है, ठीक है। और बप्पा की जो उपाधि थी काल भोज को, वो इनके गुरु थे हारित ऋषि, उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। दूसरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, बप्पा रावल ने विदेशियों को सिंध तक खदेड़ा, इसलिए सीवी विद्या ने इनकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। अब चार्ल्स मार्टेल कौन था, तो ये फ्रांसीसी सेनापति था जिसने सबसे पहले या सर्वप्रथम यूरोप के अंदर मुसलमानों को क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट यानी कि ये पूरा का पूरा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहां से आए, तो अच्छे से देखें आप लोग इसको। दूसरा देखो, उसके बाद में आता जेतर सिंह का शासनकाल आता 1213 से लेकर 1253। जेतर सिंह की दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिएगा, जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन करके उसे अपनी क्या बनाया, राजधानी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था, तो कौन था, जेतर सिंह था। उसके बाद आता बच्चों भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, ये ध्यान रखना, आपको गाइड्स के अंदर बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसकी अलग अलग डेट मिलेगी, लेकिन आपको 10th की जो पुस्तक है उसके अंदर केवल इसकी एक ही तारीख, एक ही डेट मिलती है। 1227 ईस्वी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। भूताला प्रेजेंट टाइम में राजसमंद में पड़ता है। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ, जिसमें इल्तुतमिश क्या हो गया, हार गया, परास्त हो गया। इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वह किसमें मिलता है, हमीर मद मर्दन में मिलता है, जो जय सिंह सूरी के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। और ध्यान रखना, इस ग्रंथ के अंदर यानी कि हमीर मद मर्दन के अंदर इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, तो हमीर कहा गया है, ठीक है ना।
उसके बाद देखिएगा मैंने इस सारे कंसेप्ट को पॉकेट में या बॉक्स के अंदर क्या किया, बंद। तो ये पूरा पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आपके ओझा साहब का एक कथन है, ठीक है, एक कोटेशन है, ये भी याद रखना। जेतर सिंह की प्रशंसा में, और उन्होंने लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही था या हुआ, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधियों के द्वारा भी की गई है। तो ये पूरा का पूरा कोटेशन आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि जेतर सिंह की प्रशंसा में ऐसा किसने लिखा, तो किसने लिखा है, ओझा साहब के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जहां भी इंपॉर्टेंट किया है वो मोस्ट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, दोबारा आ सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो बार बार इसको देखें, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट मुझे बहुत संबल देती है, सहारा देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा देखिएगा रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह का शासनकाल है वो क्या है आपका 1302 से 1303, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कहीं कहीं पर इसका जो टाइम है वो 1301 से लेकर 1303 भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन 10th की पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा है, 1302 से 1303, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य आपस में क्या होता है, तो युद्ध होता है, ठीक है। अब युद्ध के कारण क्या क्या थे, एक कारण बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जो भी कारण हो, अगर मान लो कि पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, ऑप्शन के अंदर अगर 4 के अंदर ये होता है, ठीक है, ये 3 होते हैं, तो इन 3 में भी आपको सबसे पहले यही करना है। दूसरा चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता, ठीक है, अगर ये 1 नंबर वाला ऑप्शन में नहीं होता तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा आता है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम है पद्मावत, 1540 में लिखा। ये ग्रंथ पूछा गया कि किसका ये ग्रंथ, तो मलिक मोहम्मद जायसी का 1540 में लिखा गया, शेरशाह सूरी के काल में। इसमें लिखा है पद्मनी को प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो एक गौण कारण माना जाता है, झूठा कारण माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का क्या किया है, समर्थन किया है। तो ध्यान रखना, आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि पद्मनी की कहानी को सत्य मानने वाला राजस्थान का इतिहासकार कौन है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है। आगे देखिएगा, फिर रतन सिंह व उसकी सेनापति, जिसमें एक का नाम गोरा, दूसरे का नाम बादल, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारे गए, और रानी पद्मनी ने 1600 स्त्रियों के साथ में क्या किया था, तो जौहर किया था। एक ग्रंथ आता है जिस ग्रंथ का नाम है खजाइन उल फुतूह, लिखने वाला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, दरबारी कवि, पूछा हुआ है, ठीक है। इस युद्ध का इस ग्रंथ के अंदर क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ये भी आ चुका है, इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा खिलजी ने अपने पुत्र खिज्जर खां, ठीक है ना, इसको चित्तौड़ का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद। ये भी पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम किसके नाम पे बदला, तो अपने पुत्र खिज्जर खां के नाम पे कर दिया था, बदल दिया था। इंपॉर्टेंट है, जो भी बॉक्स में बनाया है वो आया एग्जाम के अंदर। ये देखिएगा इधर आपके रतन सिंह थे, वह रावल शाखा के क्या थे, अंतिम लास्ट शासक थे, ये भी पूछ लिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आता हमीर, 1326 से लेकर 1364 इनका शासनकाल है, और इन्होंने देखिएगा 1326 के अंदर आपके हमीर ने गोहिल वंश की क्या की थी, पुनः स्थापना की थी। इसी कारण बच्चों ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है, तो आपके मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उसके बाद देखो, सिसोदा का जागीर होने के कारण उसे क्या कहा गया, सिसोदिया कहा गया, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था, तो राणा हमीर था, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक क्या कहलाए थे, सिसोदिया कहलाए, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि इनको मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ की खोई हुई जो अस्मत थी उसको पुनः प्राप्त किया था। जो अस्मत कब खो चुकी थी, आपके 1303 के अंदर खो चुकी थी ना, उसको इन्होंने पुनः प्राप्त किया था। उसके बाद देखें आगे, कीर्ति स्तंभ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, ठीक है। दोनों तरह से पूछा गया कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है, तो हमीर को कहते हैं। हमीर को विषम घाटी पंचानन किसमें कहा गया, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। और विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है, विकेट, यानी कि विकट आक्रमणों में शेर के दृश्य, या फिर ऐसा कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में शेर के सम्मान लड़ने वाला व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं, तो आपका विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद में आता है सिंगोली का, सिंगोली बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। ये युद्ध हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ। तुगलक क्या हो गया था,
परास्त हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, उसके बाद में आता लाखा। लाखा का शासनकाल माना जाता है 1382 से 1421। इनका देखिएगा पहला एग्जाम के अंदर आया है। मारवाड़ की रणमल की बहन हंसाबाई से इन्होंने क्या किया, विवाह किया। और जब विवाह किया तो विवाह की कुछ क्या रखी गई, शर्तें रखी गई। सबसे मेन शर्त क्या थी, हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या होगा, उत्तराधिकारी। यानी कि लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई की कुख से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ का क्या होगी, उत्तराधिकारी होगी। इसका हम कहते हैं कि लाखा के पुत्र जिसका नाम क्या था, चुंडा, उसको उत्तराधिकार से क्या होना पड़ा था, वंचित होना पड़ा। इसलिए यह अतः चुंडा को राजस्थान का क्या कहते हैं, भीषम पितामह कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखें, ठीक है। लाखा के काल में जावर से अत्यधिक मात्रा के अंदर आपके चांदी और किसका, शीशे का उत्पादन होने लगा था। इसका हम कहते हैं कि मेवाड़ की आर्थिक वृद्धि हुई थी, आर्थिक समृद्धि हुई थी, उसके धन दौलत में वृद्धि हुई थी। लाखा के काल के अंदर एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये भी पूछ लिया गया, इसको भी आप लोग याद रखें। तो बच्चों ये थी आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।